तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह को रोकने के लिए स्कूली छात्र छात्राएं प्रचार का माध्यम बनेंगी। इसके लिए गांव में अभियान शुरू होगा। शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की इस अनोखी योजना के वाहक बनेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र और छात्राएं। यह सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं की टीमें बनेगी जो स्कूल में बच्चों को जागरूक करेगी। साथ ही साथ गांव में महिलाओं और बुजुर्गों को जोड़ेंगे ताकि इन कुप्रथाओं को जड़ से मिटाने के लिए गांव में पहल हो सके। स्कूली बच्चों की टीमें बनाई जाएगी। इसमें हर क्लास में 5 बच्चों को रखा जाएगा। इसमें बच्चों को ये बताया जाएगा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए क्या करेंगे। छात्र छात्राएं स्कूलों में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में और फिर प्रतियोगिताओं के माध्यम से अभियान चलाएंगे। 8वीं के बाद अचानक स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों के संबंध में अलग से रिपोर्ट बनाने के बाद इसकी जानकारी विभाग तक पहुंचाएंगे। सरकारी अधिकारियों के नंबर पर भी फोन करके सूचना भी देंगे। इन लड़कियों के पास अधिकारियों का नंबर होगा। महिलाओं और बुजुर्गों को बाल विवाह और दहेज प्रथा की कुप्रथा से अवगत कराएंगे। इसका समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस संबंध में जानकारी देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहाँ अप्रैल महीने में ही जून और जुलाई वाली गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। यह तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला भी जारी है। कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार के बांका, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और अररिया में कमोबेश मौसम का यही हाल है। तापमान लगभग 40 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी के साथ चल रहे तेज पछुआ हवा के चलने से दोपहर में सड़कों पर चहल पहल काफी कम हो गई है। जब सुबह 10 बजे के बाद रोड पर सन्नाटा पसर जाता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम का मिजाज 2 दिन बाद बदल सकता है। वहीं आज सुबह से ही धूप खिली है। आसमान पूरी तरीके से साफ है। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिन में सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। शाम होने के बाद भी गर्मी का असर कम नहीं हो रहा है। लगातार बढ़ते तापमान का असर खेती किसानी पर भी दिखेगा। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अभी मूंगा की खेती का समय है। ज्यादातर किसानों ने मूंग की बुआई कर दी है। पौधे भी निकल आए हैं, लेकिन इसमें बार बार सिंचाई करनी पड़ रही है। इससे किसानों की लागत बढ़ेगी। साथ ही सब्जी उत्पादक किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है। खेतों की सिंचाई में थोड़ी सी अनदेखी करने पर पौधे झुलसने लगते हैं। किसानों ने बताया है कि इस बार इस कदर से गर्मी बढ़ रहा है। ऐसे में सब्जी की फसल में पानी की अधिक आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि किसी मंजिल को पाने के लिए सबसे अधिक जरूरत होती है मेहनत और लगन की। इसके बाद कामयाबी किसी न किसी माध्यम से आपके सामने आ ही जाते हैं। और जब मेहनत की बात आए तो फिर इसमें बिहार के लोगों का नाम कैसे पीछे रह सकता है। जब मेहनत की ऐसी ही एक तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है, जो आपको पहले भी केडीबी लैब के माध्यम से बताया गया है। फिर आपको बता रहे हैं, जब बीते कुछ दिनों से ही पटना के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के इस समूह की तस्वीर कई हस्तियों ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस तस्वीर के वायरल होते ही लोग इन छात्रों को सलाम कर रहे हैं। गंगा घाट पर हजारों की संख्या में छात्र रेलवे और एसएससी के परीक्षा की तैयारी करते हैं। एक स्थानीय इंजीनियर एसके झा इन सभी छात्रों की तैयारी में मदद करते हैं। उन्होंने बताया है कि वे हर शनिवार और रविवार को सुबह 6 बजे परीक्षा के टेस्ट का आयोजन कराते हैं। करीब 12 से 14 हजार की संख्या में छात्र टेस्ट में शामिल होते हैं। एसके झा ये काम बीते 2 महीने से बिना किसी शुल्क के कर रहे हैं, यानी कि फ्री में करा रहे हैं। इंजीनियर एसके झा ने अपने इस कदम के पीछे का मुख्य कारण बेरोजगारी को बताया है। उन्होंने कहा है कि हम बेरोजगारी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी छात्र और शिक्षक इसकी ओर हर रोज एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये सभी छात्र सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके लिए 30 से 35 लोग पूरे हफ्ते टेस्ट पेपर की तैयारी करते हैं। वो भी गंगा किनारे बैठ करके, यानी कि गंगा घाट पर बैठ करके ये तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रामनवमी के अवसर पर देश भर के कई हिस्सों में जुलूस निकाले गए। भगवा झंडों के साथ लोग भगवा में देखिए रमजान के दौरान निकाले गए जुलूस में जहां भागलपुर, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज से बेहतरीन हिंदू मुस्लिम सौहार्द की तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहीं अब एक और तस्वीर आपके सामने है जो बिहार के कटिहार जिले की बताई जा रही है। यह अदब, आपसी भाईचारे और फिर असीम प्रेम की यह तस्वीर जो कोई देख रहा है वह सही कह रहा है कि यहाँ ऐसा देश है हमारा। इंटरनेट मीडिया
मीडिया पर वायरल तस्वीर और वीडियो बिहार के कटिहार के बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह तस्वीर कटिहार जिले के फकरतिया चौक में स्थित जामा मस्जिद का है। यहाँ रामनवमी के अवसर पर निकाले गए जुलूस में कुछ भगवाधारी युवकों ने प्यार और अदब दिखाते हुए मस्जिद के सामने मानव श्रृंखला बना ली। इसके साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से वहां से भगवा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मौके पर पुलिसकर्मी भी तैनात दिखाए गए। मानव श्रृंखला को देखकर हर कोई बेहद खुश हो रहा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की कथनी को दोहरा रहा है। इधर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि इस नफरत भरे माहौल में बिहार से आई ये तस्वीर कुछ उम्मीद जगाती है, कुछ सुकून देती है। ये तस्वीर बिहार के कटिहार जिले की बताई जा रही है, जहां मस्जिद की सुरक्षा के लिए यहां हिंदू भाई घेराबंदी किए हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आपको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इस योजना का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, जिनका पालन करना जरूरी है। सरकार ने आधिकारिक के तौर पर अभी ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है केंद्र सरकार हर साल पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के रूप में 6,000 रुपये की राशि भेजती है। यह राशि किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में जारी की जाती है। आपको बता दूं कि पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त नए साल के मौके पर 1 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। इस लिहाज से अब ये 11वीं की किस्त 4 महीने बाद अप्रैल में जारी हो सकती है। पीएम किसान योजना के निर्देशकों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी करने से पहले योजना में 2 बड़े बदलाव किए हैं। बदलाव यह है कि अगर किसी भी किसान ने अपने पीएम किसान खाते की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो उसके खाते में 11वीं किस्त की राशि नहीं जारी की जाएगी। जो किसान 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं कराए हैं उनके खाते में 11वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए मिलने वाली सुविधा में भी बड़ा बदलाव किया है। अब आपको अपने किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान के खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। इसके बाद ही आप अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ट्रेन में सफर करने वाले गरीब यात्रियों के लिए जनता खाना की व्यवस्था को रेलवे विस्तार देने जा रही है। स्टेशन के सभी स्टॉल पर डिब्बा बंद जनता खाना उपलब्ध होगा। 20 रुपये में 8 पूरी और सब्जी मिलेगी। जनता खाना रेलवे की पुरानी योजना है, जिसका मकसद जनरल बोगी और स्लीपर में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाना है। जब वर्तमान में जनता खाना रेलवे स्टेशन के वैसे स्टॉल जहाँ पका हुआ खाना तैयार किया जाता है वहीं उपलब्ध होता है। डिब्बा बंद खाना बेचने वाले स्टॉल पर जनता खाना नहीं मिलता है। रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म पर खाना तैयार करने पर पाबंदी लगा रखी है, जिसके कारण अधिकांश खान पान के स्टॉल पर डिब्बा बंद खाने के रूप में बिस्कुट, चिप्स जैसे रेडीमेड उत्पाद ही मिलते हैं। जब तैयार खाने वाले स्टॉल की संख्या कम हो गई है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जहां तैयार खाना बेचने के लिए कोई स्टॉल नहीं है। कोरोना का असर कम होने के बाद अधिकांश लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। साथ ही धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। गांव के मजदूर काम की तलाश में शहर की ओर जाना शुरू कर दिया है। इसलिए रेलवे प्रशासन कम खर्च में खाना उपलब्ध कराने के लिए जनता खाना का विस्तार करने जा रही है। रेल प्रशासन द्वारा खान पान बेचने वाले सभी स्टॉल पर जनता खाना उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने का फैसला किया है। उनकी जगह उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नए अध्यक्ष होंगे। पटना में भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित गरीब चेतना सम्मेलन में जीतन राम मांझी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा है कि अब संतोष पार्टी का कमान संभालेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे और मंत्री संतोष कुमार मांझी होंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हम संरक्षक के रूप में पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए काम की है। दरअसल रेलवे ने रात में यात्रा करने वालों की परेशानी को देखते हुए कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिसका फायदा सीधे तौर पर यात्रियों को मिलेगा। ऐसे में घर से चलने से पहले आपको इन नियमों के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं होने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे की तरफ से बनाए गए नए नियम खास करके रात को सफर करने वालों पर लागू होंगे। रेलवे बोर्ड को अक्सर रात में
यात्रा करने वालों को दिक्कत होने की शिकायतें मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। इसके बाद भी यदि यात्रियों की नींद डिस्टर्ब होगी तो फिर इसकी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। नए नियमों को लागू कर दिया गया है। रेलवे के इस नियम के मुताबिक रात में यात्रा करने के दौरान कोई भी यात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकेगा, ना ही वह तेज आवाज में गाने सुन सकेगा। यात्रियों की तरफ से शिकायत मिलने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शोर मचाने, तेज आवाज में बातें करने आदि की शिकायत मिलने पर ट्रेन स्टाफ को मौके पर जाकर के समस्या का समाधान करना होगा। जब समाधान नहीं होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी ट्रेन स्टाफ की होगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जोन के महाप्रबंधकों को इस बारे में आदेश जारी करके नियमों को लागू करने के लिए कहा गया है। यात्रियों की तरफ से अक्सर साथ वाली सीट पर मौजूद यात्री के मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने या फिर म्यूजिक सुनने की शिकायतें आती है। ये भी शिकायत मिलती है कि कोई ग्रुप तेज आवाज में बातें कर रहे हैं, जिससे अन्य पैसेंजर की नींद डिस्टर्ब हो रही है। यही नहीं, रात में लाइट जलाने पर भी कई बार विवाद होता है। अब ऐसी समस्याओं का समाधान रेल स्टाफ को मौके पर पहुंच करके करना होगा। जी हाँ, ये सारे नियम अब लागू हो जाएगा। नियम फिर से बात करते हैं कि रात्रि में 10 बजे के बाद कोई भी यात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकेगा, ना ही लाउड म्यूजिक सुनने की इजाजत है। रात्रि सफर में नाइट लाइट के अलावा सभी लाइट बंद करनी है। ग्रुप में चलने वाले यात्रियों को तेज आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई हो सकती है। रात में चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को मंत्री आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों के बाहर से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाने पर विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी है। मुंबई में पत्रकारों ने जब ठाकरे से भाजपा और मनसे के मुफ्त लाउड स्पीकर बांटने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, लाउड स्पीकर को हटाने की जगह बढ़ती महंगाई के बारे में बोलने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दूं कि जब से राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर बयान दिया है तब से ही राज्य में सियासी पारा गरमाया हुआ है। राज ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वे 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दें। ऐसा नहीं करने पर मन से कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिद पर छापा मारने की भी अपील की है और कहा है कि वहां रहने वाले लोग पाकिस्तान समर्थक है। उन्होंने कहा है कि मैं पीएम मोदी से मुस्लिम झुग्गियों में मदरसों पर छापा मारने की अपील करता हूं। पाकिस्तानी समर्थक इन झोपड़ियों में रह रहे हैं। मुंबई पुलिस जानती है कि वहां क्या हो रहा है। हमारे विधायक वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, लेकिन विधायक उन्हें बनवाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 23 जिले में जहां लू का खतरा बना हुआ है, वहीं राज्य के 10 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। जहां साथ ही साथ लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। खबर के अनुसार पूर्वा हवा के प्रभाव और तापमान में आंशिक बढ़ोतरी से उत्तर बिहार में गरज, तड़क और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के इन जिलों में 18 से 20 अप्रैल के बीच बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दूं कि ये चेतावनी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया और एक अन्य जिलों के लिए जारी किया गया है। इन जिलों में 18 से 20 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं बिहार के अन्य जिलों में लू चलने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बिहार के साथ साथ उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले में भी लू चलेगी और लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पंप नहीं होने के मामले सुनवाई की। जब चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में विस्तार से जानकारी अगली सुनवाई में देने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में विस्तार से जानकारी अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है। जहां राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर जनसंख्या और वाहनों की संख्या के अनुपात में पेट्रोल पंप की संख्या काफी कम है। कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए पूछा है कि राज्य नेशनल हाईवे पर कितने पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दी गई है। जहां कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि 2018 से पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए लगभग 1000 आवेदन किए कार्रवाई के लिए लंबित पड़ा हुआ है। इन मामलों में जिलों की डीएम की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण मामला अटका हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर भी टिप्पणी की है कि राज्य के इन पेट्रोल पंप पर आम लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की भी काफी कमी है। पेयजल, मेडिकल किट, शौचालय आदि बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मोतिहारी में 500 बेड का मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है, जिसमें MBBS छात्रों की पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि मोतिहारी में 600 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा सदन में किया था, जिससे संबंधित फाइल पर साइन कर दिया गया है। DM को मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन खोजने के लिए भी कह दिया गया है। मंगल पांडे के अनुसार अगले 4 वर्ष में मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ जिला के लोगों को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। इस वजह से लोग काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। दाम ज़्यादा होने की वजह से लोगों का वाहन चलाना यानी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। बढ़ती कीमतों की वजह से आम आदमी इससे दूरी बनाता जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बहुत ही दिलचस्प खबर सामने आई है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के एक शहर में मात्र 1 रुपये लीटर पेट्रोल बेचा गया। ये खबर लोगों को सदमे में आने पर मजबूर कर रही है, लेकिन आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी सच है। जब लोगों को 1 रुपये लीटर पेट्रोल मिलने की खबर मिली तो फिर इतने ज़्यादा भीड़ पहुंच गई कि नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के सोलापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अंबेडकर स्टूडेंट एंड यूथ पैंथर्स के कार्यकर्ताओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए 500 लोगों को 1 रुपये लीटर पेट्रोल देने का फैसला किया। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर मिल रहे 1 रुपये तेल की खबर जैसे ही वायरल हुई तो वहाँ लोगों की भारी मात्रा में भीड़ जमा हो गई। आपको बता दूं कि तेल सिर्फ 500 लोगों को ही दिया गया, लेकिन बाद में भी काफ़ी लोग 1 रुपये लीटर पेट्रोल लेने के लिए आते रहे। लोगों की भीड़ खत्म करने के लिए अंत में मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। संस्थान के प्रदेश यूनिट के नेता महेश सर्वागोडगे ने कहा, इस मामले में कहा है कि देश में महंगाई हर रोज तेजी से बढ़ती जा रही है। पेट्रोल का दाम 120 रुपये तक पहुंच गया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों को राहत देने के लिए अंबेडकर जयंती के मौके पर हमने 1 रुपये लीटर पेट्रोल बेचने का फैसला किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी अंचलों के कामकाज की 23 अप्रैल को जांच होगी। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के दिशा निर्देश के तहत अंचल कार्यालयों में सरकारी कामकाज और आम जनों को होने वाली परेशानियों की जांच की जाएगी। बिहार सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सभी 534 अंचलों में रैंडम आधार पर अधिकारियों को जाँच के लिए भेजा जाएगा। जाँच शुरू करने के कुछ घंटे पहले ही किस अधिकारी को किस अंचल में जाँच के लिए जाना है, ये निर्धारित किया जाएगा ताकि निष्पक्ष तरीके से जाँच की प्रक्रिया पूरा की जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना काल के 2 साल के दौरान गेहूं की MSP की दर में 90 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में जो गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल था, वह अब इस साल बढ़कर के 2015 रुपये हो गया है। यह सरकार की तरफ से 2021-22 में 50 रुपये और 2022-23 में MSP में 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुताबिक रबी विपणन मौसम 2022-23 में गेहूँ की खरीदी और 20 अप्रैल से पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर पैक्सों और फिर प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से शुरू की जाएगी। राज्य भर में MSP 2015 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि किसान तभी उत्पादन ठीक ढंग से कर सकता है जब किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और उनकी खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिले। इस कड़ी में बिहार सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बिहार में हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना को अमली जामा पहनाने का काम तेजी से हो गया है। इसको लेकर के सरकार से लेकर के बिजली विभाग तैयारी कर रहा है, जिसके तहत कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिजली कंपनियां अगले 3 साल में बिहार के 4,50,000 किसानों को बिजली कनेक्शन देगी। यह कनेक्शन किसानों के खेत में स्थित पंप सेटों में को दिया जाएगा। इसको लेकर के बिजली कंपनियों की तरफ से पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। किसानों को बिजली कनेक्शन देने की योजना के तहत बिजली कंपनियां इस मद में 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बिहार में किसानों की कुल संख्या 1.5 करोड़ से अधिक है, लेकिन मौजूदा समय में बिहार में 3 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन बिजली विभाग की तरफ से दिए गए हैं। असल में बिजली कंपनियों ने किसानों को बिजली कनेक्शन देने का विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत अभी तक बिहार में 3 लाख से अधिक किसानों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। मई 2022 तक यह आंकड़ा 3,45,000 से अधिक पहुंच जाएगा, जबकि बिजली कंपनियां अगले 3 सालों में 4,50,000 किसानों को बिजली कनेक्शन देगी। वहीं बिहार सरकार ने बीते दिनों बिहार में पंप सेटों की गणना की थी, जिसमें यह सामने आया है कि बिहार के अंदर 7 लाख से अधिक पंप सेट है। हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मिले, इसके लिए राज्य सरकार मजबूत इच्छा शक्ति दिखा रही है, जिसके तहत बिजली कंपनियां कृषि कनेक्शनों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने के लिए बिजली के समर्पित फीडर तैयार कर रही है, जिससे ही किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मदन मोहन झा के इस्तीफे दिए जाने के बाद बिहार कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है।
पार्टी के हाईकमान की ओर से अब तक नए अध्यक्ष को लेकर के कोई भी संकेत नहीं मिला है। इसके बावजूद भी कई गुटों में बटी प्रदेश कांग्रेस में नए अध्यक्ष के लिए कई नाम हवा में तैरने लगे हैं। अनुभवी नेता किसी एक नाम पर अपनी सहमति नहीं जता रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि बिहार में अध्यक्ष पद की फिलहाल वैकेंसी हो गई है। जहां तारिक ने कहा है कि इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि आगे किसे मौका मिलने वाला है। पार्टी सूत्रों ने दावा किया है कि नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या तो मुसलमान होगा या दलित होगा। सवर्णों में भूमिहार और राजपूत नेताओं की भी लामबंदी हो रही है। यह पार्टी का एक तबका राहुल गांधी की पसंद कन्हैया कुमार को बताया जा रहा है, वहीं दूसरा तबका विधायक राजेश कुमार की तरफदारी कर रहा है। हालांकि इस जाति के कुछ अनुभवी नेता भी दौड़ में हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। जब भारतीय बाजार में एक बार फिर से सोने के भाव में बदलाव हुआ है। जब इससे पहले भारतीय बाजार में 4 अप्रैल 2022 सोने के रेट में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि बिहार में सोने के भाव में भारी उछाल देखने को मिला है। अब राजधानी पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 180 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट यानी कि सोना का रेट 49,580 रुपये है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 54,090 रुपये है। आमतौर पर 24 कैरेट के सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन इस सोने से जेवर नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये बेहद मुलायम होते हैं। इसलिए जेवर या फिर आभूषण बनाने में ज़्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी फिर से बिहार की राजनीति में लौट सकते हैं। उन्हें दोबारा बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। केडीबी लाइव के सूत्रों के हवाले से इस बड़ी खबर की जानकारी हाथ लगी है। इसको लेकर के जब पत्रकारों ने सुशील कुमार मोदी से बात की तो वे सीधे मना नहीं किया है। जब उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई भी सूचना या फिर जानकारी नहीं मिली है। इस बारे में जो भी है वह शीर्ष नेतृत्व ही जानता है। आपको बता दूं कि बिहार में इस बात को लेकर के काफी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार जब से नालंदा घूम रहे हैं और जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला है या नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल भी तय है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में किस जगह पर गड़बड़ी या फिर कहां मिसिंग है उसे फिर से जोड़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का एक पक्ष ये भी चाहता है कि सुशील कुमार मोदी की वापसी हो क्योंकि जो ये अनबन है या फिर जिस तरीके से खबरें आ रही है उसे ठीक किया जा सके। वहीं बीजेपी 2024 तक किसी भी तरह से नीतीश कुमार के साथ ही रहना चाहती है। ऐसे में वो नहीं चाहती है कि किसी तरीके से गठबंधन में तोड़ हो क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कभी नहीं चाहेंगे कि केंद्र में उनकी सरकार में किसी तरीके की बाधा हो। जब वे बिहार में जितनी सीटें जीत सकते हैं वे नीतीश कुमार के साथ रहकर ही हो सकता है। बीजेपी के ज़्यादातर नेता भी इसी के पक्ष में हैं। वहीं दूसरी ओर कई बार ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इसको लेकर के कोई भी टोकने वाला नहीं है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो सबको ठीक से लेकर के चल सके या फिर कंट्रोल कर सके। नीतीश कुमार खुद भी ये कह चुके हैं कि वे सुशील कुमार मोदी को मिस करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में बिजली संकट की आहट करीब आती जा रही है। जब कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों के पास 12 अप्रैल को मात्र 8.4 दिन का कोयला बचा हुआ था। जब कोयले की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होने से 12 राज्यों ने बिजली कटौती शुरू कर दी है। जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने माना है कि कुछ राज्यों में कोयले की कमी हो गई है। हालांकि इसके लिए उन्होंने अलग कारण बताए हैं। देश में अप्रैल में बिजली की मांग 38 वर्षों में सबसे ज्यादा है, जबकि कोयले की आपूर्ति बीते 10 सालों में सबसे कम है। जब पूरे वित्तीय वर्ष की बात तो फिर बिजली कंपनियों में कोयले की आपूर्ति पिछले साल के मुकाबले 24.5% से बढ़कर के 67.67 करोड़ टन हो गई है। इसके बावजूद भी बड़ी मांग ये आपूर्ति भी कम पड़ रही है। जब कायदे से संयंत्र के पास 1 महीने का कोयला स्टॉक होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा जिले में सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है। आपसी विवाद में एक पक्ष में दूसरे पक्ष पर तेजाब से हमला कर दिया गया। इस हमले में एक ही परिवार के 4 सदस्य बुरी तरीके से झुलस गए हैं। यह सभी घायलों का दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि DMCH में इलाज चल रहा है। एक साथ 4 लोगों पर एसिड अटैक की घटना से आसपास के लोगों के साथ ही पुलिस भी सख्ती में आ गई है। जब वहीं हॉस्पिटल में एक साथ तेजाब हमले की शिकार 4 लोगों के पहुँचने अस्पताल के अधीक्षक खुद मौके पर पहुँचे और फिर हालात पर जायजा लिया। जहां
हमले की शिकार एक शख्स की आंख में तेजाब जाने की बात कही गई है। जानकारी के अनुसार एपीएम थाना क्षेत्र के शिवे सिंहपुर में जमीन विवाद को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर एसिड फेंक दिया। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने तेजाब हमले में झुलसे सभी लोगों को इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया। दोस्तों बात करते हैं कि भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जहां ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री तेज हो गई है, वहीं अब राजधानी पटना में जगह जगह लोग नीरा का आनंद उठा रहे हैं। जब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नीरा का उत्पादन और बिक्री बढ़ाने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा है कि नीरा के जरिए हजारों परिवार को जीविकापोर्जन से जोड़ा जाएगा, इसलिए इसके उत्पादन और बिक्री बढ़ाने का हर संभव प्रयास होगा। डीएम ने नीरा उत्पादन और विपणन की प्रगति को लेकर के समीक्षा की है। साथ ही जीविका के जिला परियोजना प्रबंधन से जानकारी के आधार पर कहा है कि पटना में 8 अस्थायी काउंटर के द्वारा नीरा की बिक्री की जा रही है, लेकिन अब शहर में कम से कम 20 स्थानों पर और काउंटर खोले जाएंगे। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि सरसों की नई पैदावार बाजार में आ गई है। इससे सरसों तेल का न्यूनतम भाव 5 रुपये लीटर नीचे आया है। साथ ही पाम रिफाइंड में भी 10 रुपये लीटर की राहत मिली है। हालांकि सोया रिफाइंड का भाव उच्च स्तर पर टिका हुआ है। ये मामूली राहत भी कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिफाइंड उबल रहा है। सरसों की नई पैदावार बाजार में आ गई है, इससे सरसों की कीमत भी नीचे आई है। पीला सरसों का थोक भाव 98 से घटकर के 90 रुपये पर आ गया है। काला सरसों का भाव भी 78 से घटकर के 70 रुपये किलो पर आ गया है। यह सरसों की आमद राजस्थान और मध्य प्रदेश से होती है। सरसों की कीमत घटने का कारण सरसों तेल का न्यूनतम भाव 170 रुपये से गिर करके 165 रुपये लीटर हो गया है। हालांकि अधिकतम भाव अभी 200 रुपये लीटर पर ही टिका हुआ है। जब पाम रिफाइंड में 10 रुपये की अच्छी राहत मिली है। इसका भाव 165 रुपये से घट करके 155 रुपये लीटर हो गया है। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश तलरेजा ने कहा कि खाद्य तेलों में और राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही जमाखोरी पर कदम उठाए गए हैं। जब सरसों की नई पैदावार भी बाजार में आ गई है, इसलिए सरसों तेल का भाव 10 रुपये लीटर कम होना चाहिए था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिफाइंड उबल रहा है। इंडोनेशिया मलेशिया से रिफाइंड भारत आता है, लेकिन वहीं पर महंगाई चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना काल में बड़ी बेरोजगारी को बिहार ने काबू कर लिया है। मार्च 2022 की बेरोजगारी दर से भी नीचे है। मार्च 2020 में बिहार की बेरोजगारी दर 15.4% थी, जो मार्च 2022 में घटकर के 1% कम यानी कि 14.4% पर आ गई है। मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में कोरोना काल लॉकडाउन लगा, तो फिर अगले महीने अप्रैल मई में बेरोजगारी दर बिहार में 46% तक को पार कर गया था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों से इसका पता चलता है। पड़ोसी राज्य झारखंड समेत देश के कई राज्य अभी तक कोरोना काल में बड़ी बेरोजगारी पर पार नहीं पा सके हैं। झारखंड की बेरोजगारी दर मार्च 2020 में 8.2% थी, जो मार्च 2022 में उससे 6.3% ज्यादा यानी कि 14.5% पर टिकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर के अक्सर सियासी चर्चा में बने रहते हैं। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से भगवान राम को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि मैं गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि को मानता हूं, लेकिन राम को नहीं मानता हूं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राम कोई भगवान नहीं थे, वे गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि की एक काव्य पात्र थे। इस बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जब विपक्षी दल आरजेडी ने पूर्व सीएम के बयान के बाद कहा है कि वे खबरों में बने रहने के लिए ऐसा बयान देते रहते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि जीतन राम मांझी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जीतन राम मांझी अक्सर भगवान राम को लेकर के बयान देकर के सियासी दलों के निशाने पर आ जाते हैं। इस बार भी उन्होंने भगवान राम को नहीं मानने की बात कही है, जिसके भारतीय जनता पार्टी ने मांझी को नसीहत दी है। जब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जीतन राम मांझी को मन मस्तिष्क का इलाज कराना चाहिए। पहले तो उन्हें अपने नाम के साथ जीतन राम को लिखते हैं, इसे बदल लेना चाहिए अगर राम को नहीं मानते हैं तो। उन्होंने कहा है कि राम को नहीं मानने वाला व्यक्ति भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानता ही नहीं है। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि भगवान राम के बिना भारतवर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीतन राम मांझी भगवान राम का नाम लेकर के चर्चा में रहना चाहते हैं। जीतन राम मांझी जिस आयु में आ गए हैं, ऐसे में जिस तरीके की बातें वे करते हैं उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि माता सीता बिहार की बेटी है, इस तरह भगवान श्री राम बिहार वासियों के रिश्तेदार हैं। बिहार के लोग अगर मजाक में इस तरह की बातें करते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। अगर कोई सीरियस कहता है कि वे भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं, तो राम काल्पनिक है, तो उन्हें अपने मन मस्तिष्क का इलाज कराना चाहिए। जीतन राम मांझी अपने नाम का ख्याल करें।
दोस्तों बात करते हैं कि पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स से बेहोशी के हालात में एक लड़की को बरामद किया गया है। शुक्रवार की सुबह जैसे ही लोग मौर्य लोक पहुंचे तो फिर वहां एक लड़की को बेहोशी की हालात में पाया। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि शरीर पर ब्लेड से कई जगह पर हमला किया गया है। लड़की के पैर पर जख्म के निशान के साथ आई हेट यू लिखे होने की बात भी सामने आई है। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना पुलिस का कहना है कि बेहोशी की हालात में मिली लड़की गया की रहने वाली है। जब लड़की गया के एक कोचिंग संस्थान में काम करती है। परिवार वालों का आरोप है कि आनंद नाम का लड़का पीड़ित लड़की के साथ ही काम करता है। जब पुलिस के मुताबिक आरोपित आनंद गया के सिकरिया मोड़ का रहने वाला बताया जा रहा है। जब गया के कोतवाली थाना में लड़की के परिवार वालों ने आरोपित आनंद के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। इसके साथ ही लड़की के परिवार वालों का कहना है कि लड़की के बाएं पैर पर आई हेट यू लिखा है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लेड या फिर किसी धारदार हथियार से यह काम किया गया है, यानी कि ये आई हेट यू लिखा गया है हथियार से। यह घटना कैसे घटी इसको लेकर के पीड़ित युवती पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि हनुमान जयंती के दिन पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। जब पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी परसों ही यानी कि 2 दिन पहले ही इस प्रतिमा का अनावरण कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 प्रतिमाओं से जुड़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार जिले में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला है। ऐसा नज़ारा कम ही देखने को मिलता है जब कटिहार जिले का कलेक्टर एक छात्र बनकर के सरकारी स्कूल में पहुंच जाए। जब वहां कैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है इसकी पड़ताल करने लगे, वो भी एक छात्र बनकर के। दरअसल कटिहार जिले के साहब यानी कि डीएम उदयन मिश्रा अचानक एक स्कूल में पहुंचे और वहां क्लासरूम में चुपचाप प्रवेश कर गए और फिर सबसे आखिरी बेंच पर छात्रों के साथ बैठ गए। उस समय शिक्षक फिजिक्स यानी कि भौतिकी की क्लास ले रहे थे। जब टीचर की नज़र क्लास में एक अनजान शख्स पर पड़ी तो उन्होंने पूछा है कि आप कौन हैं। तो इस पर जब डीएम साहब ने अपनी परिचय दिया तो फिर शिक्षक के साथ ही क्लास में मौजूद छात्र भी हैरान रह गए। डीएम उदयन मिश्रा नीतीश नाम का शिक्षक की पढ़ाई की शैली से काफ़ी प्रभावित हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों से गति के बारे में भी सवाल किया। जब छात्रों के सटीक जवाब सुनकर के डीएम साहब को खूब प्रसन्नता हुई। ये दिलचस्प वाकया कुर्सेला के अयोध्या प्रसाद विद्यालय के स्मार्ट क्लास में देखने को मिला है। दरअसल मुख्य सचिव के निर्देश पर कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा समेत तमाम अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करने के लिए निकले थे। इसी दौरान डीएम साहब कुर्सेला के अयोध्या प्रसाद विद्यालय पहुंचे थे। जब विद्यालय में जब फिजिक्स की क्लास चल रही थी तब डीएम उदयन मिश्रा पिछले दरवाजे से चुप करके क्लासरूम में घुस गए और आखिरी बेंच पर जाकर के छात्रों के साथ बैठ गए थे। डीएम का ये शानदार अंदाज और क्लास ले रहे शिक्षक नीतीश के रवैये के पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। डीएम उदयन मिश्रा ने बताया है कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और पठन पाठन के तौर तरीकों का पता लगाने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण लगातार किए जाएंगे। कटिहार के एक स्कूल में औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर साहब स्मार्ट क्लास में शिक्षक के पढ़ाने के तरीके पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने स्कूल की व्यवस्था की भी तारीफ की है। वही डीएम ने अपने साथ मौजूद अधिकारी के साथ मिड डे मील भी खाया। जब सोशल मीडिया पर डीएम के इस अंदाज की खूब तारीफ हो रही है। वहीं इस मामले पर कलेक्टर उदयन मिश्रा ने कहा है कि ये सामान्य जांच प्रक्रिया है और आगे भी ये जारी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के हरिमपुर जिले में लगभग 15,000 दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने की धमकी दी है। कथित तौर पर इन दलितों ने 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति को दूसरे की जमीन पर स्थापित किया था, जिसकी शिकायत करके स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने गैर कानूनी रूप से रखी गई प्रतिमा को रात में हटवा दिया। मामला सुमेरपुर कस्बा के त्रिवेणी मैदान का है। प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में दलितों ने राष्ट्रीय राजमार्गों को 10 घंटे तक जाम करके विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दलितों को प्रतिमा वापस लौटा दी थी, जब मगर उसे विवादित स्थान पर लगाने की इजाजत नहीं दी। यही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है, जिससे आक्रोशित होकर के हजारों दलितों ने धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी है। दलितों के इस ऐलान ने जिला प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है। इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन के ऐलान के बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल अंबेडकर जयंती के अवसर पर त्रिवेणी मैदान में चबूतरा बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई थी। जहां ये मूर्ति स्थापित की गई थी उसे लेकर के अमर सिंह नामक शख्स ने दावा किया था कि ये उसकी जमीन है और थाने में शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मूर्ति हटा दी थी। अब दलित समाज उस प्रतिमा को वहीं दूसरे की जमीन पर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि देश की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की उपयोग पर सियासत तेज हो गई है। अब इस विवाद में साधु संतों भी कूद पड़े हैं। वाराणसी के सिद्ध पीठ पातालपुरी मठ के महंत बालक दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर लाउड स्पीकर पर आजान देना सही है तो फिर हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं किया जा सकता है। महंत ने आगे कहा है कि हनुमान चालीसा में 100 बार पाठ करने को कहा गया है। ऐसे में यदि 5 बार अजान होगी तो फिर हम दिन में 100 बार लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी का असर स्कूलों पर भी पड़ रहा है। बिहार में भीषण गर्मी की वजह से बिहार के सभी प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब सभी प्राइवेट स्कूल सुबह 7:45 से 11:45 तक चलेंगे। जब पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने यह निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि इससे पहले सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। जब भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों का समय बदल दिया गया था। अब प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है। यह सरकारी स्कूल सुबह 6:30 से 11:30 तक चल रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल का समय भी चेंज कर दिया गया है। सभी प्राइवेट स्कूल सुबह 8:45 बजे से 12:15 बजे तक चलेंगे। जब बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर के प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव किए गए हैं। जब पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने यह निर्देश जारी कर दिया है। डीएम ने आम लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में नहीं निकलने की अपील भी की है। दोस्तों बात करते हैं कि जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर शनिवार को हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति का खाका पेश किया है। जहां पार्टी उनकी ओर से पेश की गई योजना पर विचार करने के लिए नेताओं का एक छोटा समूह बनाएगी, जो 1 सप्ताह के भीतर सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जब कांग्रेस नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की बैठक के बाद पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के विस्तार से प्रस्तुति दी है। जो योजना उन्होंने सामने रखी है उस पर पार्टी का एक समूह विचार करेगा और 1 सप्ताह के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।